Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Today we are going to start another act under the Transfer Property Act 1882. तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आपको एक और एक्ट स्टडी करना है, वो है इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। इसको आज हम जहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे ये क्या है, इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देख लेंगे, फिर आपके पास ये आपका सब्जेक्ट भी है, ख़त्म हो जाएगा। तो इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 है क्या? देखिए, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, इसीलिए जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के साथ इसको भी रखा गया है। लेकिन ये सम हाउ डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। ईजमेंट क्या होती है? ईजमेंट होता है सुखाधिकार, आपकी प्रॉपर्टी पे जो आपके राइट होते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के राइट है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप मकान बना सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, वहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड जो भी आपके पास राइट हैं, साफ़ हवा पानी ले सकते हैं आप। हर एक राइट आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अच्छा, आप ये सोचिए क्या हो कि अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है लेकिन आप इन सभी राइट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने एक घर बनाया हुआ है, लेकिन घर में आपने घर तो बना लिया, लेकिन घर पे आने का आपके पास रास्ता ही नहीं है। तो जब आपके पास घर पे आने का रास्ता ही नहीं है तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए आपने एक घर बनाया हुआ है, आपका किचन, आपने बड़ा अच्छा किचन बनाया हुआ है, लेकिन किचन का जो पानी होता है उसकी ड्रेनिंग के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, निकासी नहीं है, कहाँ पे आप उसको ड्रेन करेंगे? तो आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक घर बनाया, आपके सामने एक बड़ा अमीर पर्सन है, कोई, उसने एक बहुत बड़ा घर बना दिया, आपका हवा पानी रोक दिया, तो आपका हवा पानी भी आपका एक राइट है, वो भी आपका रुक गया। तो आप जब अपने प्रॉपर्टी पे जो आपके राइट्स होते हैं, जब आप उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ईजमेंट की बात आती है, सुखाधिकार आपका वहाँ पे आता है। आप एज इन सिचुएशन में अपना राइट जो है ले सकते हैं। अगर आपके लिए, आपके पास घर पे आने का रास्ता नहीं है, तो जहाँ से रास्ता पॉसिबल होगा, वो चाहे ज़मीन किसी की भी हो, उसकी ज़मीन से आप रास्ता ले सकते हैं। ऐसे ही ड्रेनिंग के केसेस में, और ऐसे ही जब आपके घर के सामने किसी ने इतना बड़ा घर बना दिया कि आपको हवा पानी नहीं आ रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते कोर्ट में जाके कि वो अपनी ही ज़मीन पे वो ऐसे घर नहीं बना सकता जिससे आपका हवा पानी रुक जाए, क्योंकि ये आपका राइट है। तो जहाँ पे आपका कोई राइट जो है, आपका अपनी प्रॉपर्टी का जो राइट है, वो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम अदर पर्सन, किसी और की वजह से, तो फिर उस पर्सन को आपको वो राइट देना ही पड़ता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सुखाधिकार बोलते हैं, ईजमेंट बोलते हैं। और इसका मतलब आपको ये राइट किस पे मिल, आपको अपनी प्रॉपर्टी पे ये राइट नहीं चाहिए, ये राइट आपको दूसरों की प्रॉपर्टी से चाहिए, तो इसको हम सुखाधिकार बोलते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक रोड है, यहाँ पे भी घर 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 है, यहाँ पे ये एक प्लॉट है जहाँ पे जो खाली है, ठीक है जी, यहाँ पे भी घर है। अब इतना जो प्लॉट है मैंने खरीद लिया, ये प्लॉट खाली रहा, मैं चला गया अपने काम पे, कहीं बिजनेस बिजनेस में चला गया, वापस मुझे मुझे पता चला कि अब ये जो प्लॉट है ये भी बिक गया, और यहाँ पे एक बंदे ने मकान बना दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मकान है, यहाँ पे भी मकान है, सिर्फ इस प्लॉट पे ही रह गया, यहाँ पे भी मकान है, तो उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने का, तो वो अपनी ज़मीन में कैसे जाए? तो वो बी जो वहाँ पे जो मकान बना रहा है, उसको कोर्ट, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, और उसकी ज़मीन से रास्ता वो है अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस करने से ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास रास्ता नहीं होगा। तो जब आप ये राइट दूसरे की प्रॉपर्टी पे ले रहे हैं, तो इसी को हम ईजमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों केसेस में जहाँ पे जो बी है, जिसकी ज़मीन से आपने रास्ता लिया, वो कौन है? सर्विटेंट ऑनर है, सर्विटेंट ऑनर। और ए ने जिसने रास्ता यहाँ से लिया, उसको हम बोलते हैं डोमिनेट हेरिटेज। तो ये कौन है? डोमिनेट हेरिटेज है, और ये कौन है? सर्विटेंट हेरिटेज। तो ये आपके पास इन होल जो है पूरा ईजमेंट का सिस्टम है। आई होप अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर आगे हो गया, तो आप फिर इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ कि मैन एक सोशल एलिमेंट है, वो एक्सपेक्ट करता है कॉर्पोरेशन, अदर पर्सन और सोसाइटी, कई बार कि उसको जो अपने राइट को यूज़ करने के लिए दूसरों की से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, उससे भी उसको कुछ राइट चाहिए होता है, और इसी को जो है हम इसी को कानून भी मानता है, और उस कंडीशन में इसको ईजमेंट माना जाता है। सेक्शन 4, अब टीपी, जो टीपी नहीं होगा यहाँ पे, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं है, इसको बोलेंगे इंडियन ईजमेंट एक्ट बोलेंगे।
इंडियन ईजमेंट एक्ट का सेक्शन 4 होगा, यहाँ पे बहुत गलतियाँ हैं इसमें। ईजमेंट अकॉर्डिंग टू इट, एन ईजमेंट इज अ राइट विच द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ अ सर्टेन लैंड पोसेस एज सच फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। तो ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो होता है वो उस प्रॉपर्टी पे पोजेस करता है। ऐसे राइट जो उसको उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने से मिलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी होती है और उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने से उसको जो राइट मिलते हैं, उसको बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करने के लिए जो राइट मिलते हैं, उन्हीं को ईजमेंट बोलते हैं। तो उस प्रॉपर्टी पे कुछ करने से और उसको कुछ कंटिन्यू टू डू समथिंग, वो उस प्रॉपर्टी वो राइट लेने के लिए कुछ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और किसी को रोक भी सकता है। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहा है तो वो किसी को प्रिवेंट भी कर सकता है, और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन इन अपॉन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन लैंड, किसी की लैंड को, किसी और पर्सन की लैंड को उसको कुछ करने से रोक भी सकता है। ठीक है जी। क्यों रोक सकता है? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो दूसरे की लैंड है और वहाँ पे कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिससे आपका रास्ता रुक रहा है या फिर हवा पानी आपका रुक रहा है। तो एक तो वो ईजमेंट के दो मतलब हो गए कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे जो जो जिसको प्रोसेस करता है वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का सारा राइट रखता है, और दूसरे पर्सन को वहाँ पे आप जो कि उसकी लैंड है उसको उस प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करने से भी रोक सकता है जिससे वो अपना जो है राइट वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो आगे डेफिनेशंस दी हुई हैं, देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईजमेंट इज अ फर्स्ट डिफाइंड एज ए टर्म लीला ले अकॉर्डिंग टू इट ईजमेंट इज अ प्रिविलेज विच अ नेबरर कीप अपॉन अदर नेबरर। तो ईजमेंट क्या एक ऐसा राइट है, एक ऐसा जहाँ पे नेबरर जो है दूसरे नेबरर पे रखता है बाय इंस्ट्रूमेंट और बाय प्रिस्क्रिप्शन, जो कि बाय प्रेस्क्रिप्शन भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, विदाउट प्रॉफिट होगा और वहाँ पे कोई लेन देन नहीं होगा। तो जब वो रास्ता दे रहा है तो उसके बदले में पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो तो एज अ रास्ता जो है एज ए राइट ले रहा है। तो यहाँ पे एक नेबरर का दूसरे नेबरर पे जो उसका राइट होता है उसी को हम ईजमेंट बोलते हैं। ये जहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ये प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे। इन दिस वे द ईजमेंट इज सच राइट विच अलाउ एन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी फ्री। तो ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि उसको अलाउ करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और ना कोई उसको इंटरफेरेंस चाहिए। अगर सेकंड पर्सन कोई उसको इंटरफेरेंस दे रहा है तो उस कंडीशन में वो जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और उस चीज़ को करने से रोक सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास, ए इज द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ही कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग ऑन हिज लैंड। ए एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन वो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता कि उसकी नेबर का हवा पानी रुक जाए, लाइट एयर जो भी उसके नेचुरल राइट हैं जो उसको मिलते हैं वो उसके निकल जाए। तो ये क्या होगा, बी की ईजमेंट होगी। तो ए जो है अपने मकान में कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन वो घर को ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि बी जो उसका नेबर है उसका हवा पानी रुक जाए। तो बी वहाँ पे कोर्ट में जा सकता है और उसको एज ए ईजमेंट राइट ले सकता है। बी बोल सकता है कि ये मेरा राइट है हवा पानी का, और जो है ए जो है वहाँ पे रोक रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईजमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे इसके जो हैं इसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के बेसिस पे, मीनिंग के बेसिस पे अब आपको आई होप इतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं इसके इसेंशियल को समझना। सबसे पहले दो पार्टी मैंने आपको बताई कि डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विटेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज ये है, वो है जो अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहा है और सडनली कोई सेकंड पर्सन उसको उस प्रॉपर्टी पे इंजॉय करने से कोई इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो डोमिनेट हेरिटेज है। और जो उसको इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है वो क्या है, सर्विटेंट हेरिटेज। और इस कंडीशन में सर्विटेंट हेरिटेज को कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा या उसको कुछ करने से रोका जाएगा, जिसकी वजह से डोमिनेट हेरिटेज जो है अपना राइट को यूज़ कर सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ईजमेंट इज दैट देयर मस्ट बी ए डोमिनेट हेरिटेज एंड सर्विटेंट हेरिटेज। तो टू पार्टियाँ होनी चाहिए, दो अलग अलग प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए, और एक वहाँ पे जो अपना राइट ले रहा है, जिसको रास्ता लेना है या जिसको किसी दूसरे को रोकना है कि वो अपने घर को ऐसे ना बनाए जिससे उसका हवा पानी रुक जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों घर अलग अलग होने चाहिए। एक बनेगा डोमिनेंट हेरिटेज, दूसरा होगा सर्विटेंट हेरिटेज। हेरिटेज क्या होगा, जो जहाँ पे उसको जो राइट मिला हुआ है। डोमिनेंट हेरिटेज एंड इट्स ऑनर इज कॉल्ड डोमिनेंट हेरिटेज एंड प्रॉपर्टी अपॉन विच सम लायबिलिटी आर इम्पोज। जिस पे आप कोई लायबिलिटी इम्पोज कर रहे हैं वो कौन है, सर्विटेंट हेरिटेज। और जो कोई राइट वो वहाँ पे ले रहा है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज। सेकंड आपके पास डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्विटेंट हेरिटेज टू बी सेपरेट। ये दोनों ही प्रॉपर्टियाँ अलग अलग होनी चाहिए। या डोमिनेंट हेरिटेज और सेपरेट सर्विटेंट हेरिटेज एक ही पर्सन है, मतलब प्रॉपर्टी के मालिक दोनों एक ही पर्सन है।
जो ए प्रॉपर्टी है वो उसका मालिक भी डी है और बी प्रॉपर्टी जो है उसका मालिक भी जो है डी है, तो उस कंडीशन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती, वो जैसे मर्जी कंस्ट्रक्ट करे, जो मर्जी करे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसकी है। तो ईजमेंट के राइट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टियाँ अलग अलग होनी चाहिए और दोनों के मालिक नेबर होने चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी के अलग अलग मालिक जो है होने चाहिए। सिंपल कंसेप्ट है बिल्कुल। आगे है ईजमेंट यूज्ड एज स्टेटस ऑफ द लैंड और द एक्यूपेंट। The third essential element of easement is that the owner of the property must use easement as a status of the owner। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो उसका राइट है वो उसको एज ए स्टेटस ऑफ राइट यूज़ करेगा कि वो ये उसका राइट है, ईजमेंट राइट जो उसका एक्चुअल में राइट है। इन अदर वर्ड इट मे बी सेड दैट द यूज ऑफ ईजमेंट कैन ओनली बी डन बाय द पर्सन हु इज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ईजमेंट का राइट वही पर्सन ले सकता है जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ऑनर है, तो प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है तो वो ईजमेंट राइट डिमांड नहीं कर सकता अपने नेबर से। तो सबसे पहली बात है कि वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर होना चाहिए। जब वो प्रॉपर्टी का ऑनर है तभी वो इस राइट को यूज़ कर सकता है। ए और बी वो प्रॉपर्टी है, जो ए और बी, ये ए प्रॉपर्टी है, ये बी प्रॉपर्टी है, ए जो है यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो बी से कोई भी राइट डिमांड नहीं कर सकता है। तो ओरिजिनल ऑनर ही यहाँ पे डिमांड कर सकता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश है। द यूज़ ऑफ ईजमेंट डन फॉर द बेनिफिशियल कंजम्पशन। और ईजमेंट का राइट क्योंकि बेनिफिशियल, ताकि जो डोमिनेट हेरिटेज है वो अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल यूज़ कर सके, वो सारी फैसिलिटी जो उसको अपनी प्रॉपर्टी से मिलती है उनको यूज़ कर सके, इसीलिए ईजमेंट मिलता है। सेकंड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ईजमेंट टू द सर्विटेंट ऑनर। ये जो ईजमेंट का राइट होता है ये डोमिनेट हेरिटेज को मिलता है, ना कि सर्विटेंट हेरिटेज को मिलता है, ये यहाँ पे बताया गया है। द अटैचमेंट ऑफ ईजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की अटैचमेंट यहाँ पे होना जरूरी है। ईजमेंट इज अटैच राइट टू द लैंड द प्रॉपर्टी। ईजमेंट का राइट जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड नहीं है। पर्सन के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसकी लैंड से रिलेटेड। तो ये राइट जो है लैंड से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ईजमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर आप जो है किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको मुझे रास्ता देना ही होगा, ठीक है जी, तो ये क्या है, उसकी पॉजिटिव ईजमेंट है। और अगर आप कोई ऐसे घर बना रहा है उसको वहाँ पे आप उस घर को कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते हैं क्योंकि आपका हवा पानी बंद हो रहा है, तो ये नेगेटिव ईजमेंट है। जहाँ पे कुछ नहीं करना है वो नेगेटिव है, जहाँ पे कुछ करना है वो क्या है, पॉजिटिव ईजमेंट है। राइट इन रिम ईजमेंट। द ईजमेंट का राइट आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। एक रास्ता है और ये आपका घर है, यहाँ पे भी 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 घर है, तो आपको जो है अब ए पर्सन तो आपको रास्ता दे रहा है लेकिन ये वाला घर नहीं दे रहा, तो आप अपनी इस ज़मीन पे तभी पहुंचेंगे यहाँ पे जितने भी घर हैं इनको जब रास्ता वो देगा। तो एक दे रहा बाकी नहीं दे रहे, तो क्या आप सभी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं? यस, आप सभी से रास्ता लेंगे क्योंकि तभी आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए इसको बोला गया राइट इन रिम। ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको राइट है, जो आपको अपनी प्रॉपर्टी से जो है एंजॉय करने से आपको रोक रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं किसी तरीके की, तो फिर आपको ये राइट पूरी दुनिया की, इसीलिए इसको बोला जाता है राइट इन रिम। ईजमेंट जो है राइट इन रिम होती है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको ये राइट होता है। तो यहाँ पे सीधा बताया हुआ है सी मोहम्मद वसी ए अनंतचारी AR 1988 केरला हाई कोर्ट ने साफ बोला है कि इसेंशियल एलिमेंट क्या है ईजमेंट के, कि एक डोमिनेट हेरिटेज होना चाहिए, एक सर्विटेंट हेरिटेज होना चाहिए। और ये जो डोमिनेट प्रॉपर्टी जो है, जो डोमिनेट हेरिटेज जो है, इस राइट को अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए इस राइट को लेना चाहता है। सेपरेट पर्सनैलिटी, डोमिनेट हेरिटेज और सर्विटेंट ऑनर जो है वो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। द राइट ऑफ द ऑनर ऑफ द डोमिनेट हेड टू डू और नॉट टू डू। यहाँ पे डोमिनेट प्रॉपर्टी हेरिटेज का ये राइट क्या बनता है, डोमिनेट प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसको राइट बनता है कि वो कुछ कर सकता है या किसी को कुछ करने से रोक सकता है। क्लैरिटी एंड डेफिनेट ईजमेंट, ईजमेंट जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एकोमोडेशन ऑफ ईजमेंट विद द डोमिनेट प्रॉपर्टी, तो उसका कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी से एकोमोडेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से कोई लिंक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो केरला हाई कोर्ट ने भी वही पॉइंट बोले हैं जो ऊपर आपने पढ़े हैं सारे। तो ये है आपके पास ईजमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ईजमेंट के बाकी कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ईजमेंट समझाया कि ईजमेंट होता क्या है, और ईजमेंट जो डेफिनेशन के बेसिस पे जो हमने एग्जांपल दिए वो आपने देखे। थैंक यू सो मच।